हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो वेलकम बैक। एंड हम लोग स्टार्ट करने वाले टिफा 2024 जनरल सेक्शन पार्ट ए। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है। क्यों लेंदी होगा? क्योंकि 10 क्वेश्चन है इसमें। ओके, बट हम लोग ट्राई करेंगे हर एक क्वेश्चन को समझने की। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा भी समझ लेते हो क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो बाकी आपने वीडियो नहीं देखा है जनरल सेक्शन की तो देख सकते हैं। 2010 से 2024 तक की वीडियोज़ उस पर अपलोड है, जिससे कि आपका जनरल सेक्शन में कोई भी आपको दिक्कत ना हो। चलिए आज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो कि 2024 में पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। देखिएगा एक चीज़ और, इसमें क्या पूछा है। व्हाट इज़ अ क्लोजेस्ट estimate of the volume of an adult human in cubic meter। इसको थोड़ा डिकोड कर लीजिए जिससे कि आपको इसमें दिक्कत ना हो कि ये कह क्या रहा है। आपको वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम बताने का क्या मतलब है, आपको क्या यहाँ पे बताना है। सॉरी, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। यस, कलर भी बदल लेते हैं। या वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का मतलब आपका क्या होता है, कोई भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है वॉल्यूम से रिलेटेड, तो याद रखिएगा वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो होती है क्यूबिक मीटर। मतलब क्यूबिक यूनिट होती है, क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का मतलब क्या है कि यूनिट की पावर 3। यूनिट का क्या मतलब है, यूनिट में आपका मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, लीटर। बट लीटर पूरा का पूरा, क्यूबिक 3 को हम लीटर बोलते हैं। मतलब मीटर क्यूब को हम लीटर बोलते हैं। लीटर एक वॉल्यूम की ही एक डिस्क्रीट यूनिट है। यहाँ पे आपका पूछा है अडल्ट ह्यूमन का। अगर हम आपको वॉल्यूम का डेफिनेशन अगर आपको 10th 12th से याद हो तो मैं बता दूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाइट इंटू विड्थ इंटू डेप्थ या लेंथ। मीन्स लेंथ, विड्थ, हाइट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैसे हम ह्यूमन के केस में हम ये सब चीज़ें पता लगाएं। ठीक है, दैट इज़ अ पॉइंट। याद रखिए, चूंकि आपसे क्या पूछा है, क्लोजेस्ट एस्टिमेट, तो सो आपको एवरेज जो नंबर है वो आपको यूज करना है। एक ह्यूमन का एवरेज हाइट जो है वो कितना होता है, वो होता है आपका एवरेज हाइट मेल के केस में 1.7 मीटर। ध्यान दीजिएगा क्यों मैंने मीटर में लिखा, क्योंकि इन्होंने मीटर में पूछा था। सेम अगर हम आपसे बोले कि ह्यूमन का विड्थ, हाइट का क्या मतलब होता है, आपका टॉप पैर से हेड तक की पूरा, मतलब चोटी तक की आपकी लंबाई जो है वो है हाइट। विड्थ एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक की जो लंबाई है उसे हम बोलेंगे विड्थ। वो आपका कितना होगा, 0.4। आप ये कहोगे सर ये सब याद कैसे रहेगा, ये क्वेश्चन है। बट अभी मैं इसको सोल्व करा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये याद कैसे रहेगा। ये नहीं पता है तो जिसको पता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको मैं भी बताऊंगा कि ये आप कैसे सोल्व कर सकते हो विदाउट जाने। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ह्यूमन का ये हो गया हाइट, ये हो गया वेट, मतलब एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर की। डेप्थ की बात हो रही है। डेप्थ की बात क्या है कि अगर आप लेट जाते हो तो आपका कितना, मतलब आप फ्रंट साइड से बैक बैक साइड तक की जो दूरी है, मतलब जो डिस्टेंस है फ्रंट से बैक, ध्यान दीजिएगा। हाइट क्या है, टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे तक। विड्थ क्या है हमारा, शोल्डर एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक के बीच में। और डेप्थ हो गया फ्रंट टू बैक। फ्रंट टू बैक होता है 0.2 मीटर। यहाँ पे क्या पूछा है आपका, आपका पूछा है वॉल्यूम। इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1.7, 0.4 एंड 0.2। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 1.7, इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, 0.08, दो 1 2 से बाद डेसिमल, इसको करो तो ये आपका हो जाएगा 1
1.7 को अगर हम 0.08 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना होगा, आपको आई थिंक कैलकुलेटर वहाँ मिल जाता है, क्योंकि आप बायोलॉजी को, तो हम उम्मीद करेंगे कि शायद आपको थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो, बट होना नहीं चाहिए। ये आएगा आपका 136। कितने के बाद डेसिमल चाहिए, 123, 123 मीन्स 0.1 मीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। अब आया यह हमारा 0.136, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट कितना बोलेंगे, अप्रॉक्सीमेट हम बोलेंगे 0.1 मीटर क्यूब। क्लोजेस्ट इसमें कितना है आपका, क्लोजेस्ट में है ये 0.1, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर इतनी वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको याद होगा कि हर एक ह्यूमन का आपको हाइट तो पता है। अगर किसी की भी हाइट आपको नहीं पता है तो आप अपनी हाइट को सोच सकते हो कि आपकी खुद की हाइट कितनी है। अगर आप अपनी खुद की हाइट को भी आपको याद हो तो आप अपनी खुद की हाइट को आराम से 1.7 मीटर लिख सकते हो। खुद की हाइट पता है ना। उसके बाद आपको एक है कि 1.7 मीटर आपका पूरा हाइट है। मतलब आपको अगर हम बात करें तो आप इसकी हाइट, अगर हम इसे हाइट बोले तो आपका ये 1.7 मीटर है, सिर्फ 1.7 मीटर है। तो आप जस्ट अज्यूम करो ये कितना होगा। मतलब एक शोल्डर यहाँ मान लो, एक शोल्डर मान लो, डेफिनेटली 1.7 तो नहीं होगा। और चूंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी पूरी हाइट 1.7 की है, हाइट के कंपेयर में अपना शोल्डर को देखो कितना कम है। मतलब अगर आप शोल्डर को बात ध्यान से देखते हो तो आपका शोल्डर एक तो नहीं होने वाला, मतलब 0. अगर आप 7 मान लेते हो, मतलब 70 सेंटीमीटर, जो कि होता नहीं है, बट हम कहते हैं कि आप 0.7 मान के चलिए। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितनी आपकी हाइट उतना ही आप देख लो। पर शोल्डर से अगर आप अपनी फ्रंट टू बैक देखोगे, फ्रंट टू वो आप कंपेयर करो, 1.7 मीटर की आपकी हाइट है, 0.7 की अगर आपका शोल्डर है, तो यह भी आपका मैक्सिमम जाएगा तो 2 होगा। आपको यहाँ पे तुक्का मारना है तो 2 नहीं तो आप मान लीजिए 3 होगा। तो अगर आप इसको 0.3 करते हो तब भी जो है आपका ये जो है पूरा अगर आप देखोगे तो आपका 0.357 आएगा। चूँकि क्लोजेस्ट बोला है तो ये देखिए 2.5, भाई एक ही हमारा एक में है, अगर तीनों एक में होगा तब जाके ये 2.5 होगा। तो ये तो होने से नहीं रहा, होने से रहा। सेम चूंकि 1.7 हमारा एक है, अगर हम 1.7 1.7 1.7 माने तो आप अज्यूम करो आपकी बॉडी कितनी बल्कि होगी कि 1.7 मीटर की आपकी लंबाई है, 1.7 मीटर की आपकी एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर के बीच में, और 1.7 मीटर की आपका फ्रंट से बैक का है। मतलब अगर आप लेट जाते हो तो मतलब ये फ्रंट है, ये बैक है, 1.7 पॉसिबल ही नहीं है 1.777 का, क्योंकि आप अपनी हाइट देखो और अपना शोल्डर की लेंथ देखो, तब जाके वो 4 होगा। मतलब आपका इस 2 की डिजिट में, इस डिजिट में तो आपका होने से रहा, कभी नहीं होगा। हाँ, एक क्वेश्चन इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट यहाँ पे भी ध्यान से देखिए 0.1 और 0.75। देखो 0.75 का मतलब है कि एक पॉइंट समथिंग, एक पॉइंट। आप यहाँ पे क्यूबिक में देख रहे हो, क्यूबिक का मतलब समझ रहे हो ना। आपका जो डिसमल है ये डिसमल ये 3 पॉइंट के बाद जाएगा। 3 पॉइंट के बाद जाने का मतलब है कि एक के करीब तो नहीं आने वाला। एक के करीब नहीं आने वाले का मतलब है कि ये 7.5 को अगर आप एक डिजिट में लिखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन में एक होना चाहिए, बट एक में आपका सिंपल एक है, बाकी 2 काफ़ी छोटे डिजिट हैं, तो आप नहीं जा सकते हो। तो मतलब ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो अगर आपके पास टाइम रहता है एग्जाम में। तो नहीं रहता है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादा टेंशन की बात आपको रहती नहीं है, इतना ज़्यादा कटअप जाता नहीं है। जो इंटीग्रेटेड के लिए देते हैं उनको थोड़ा ध्यान देना होता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंडिकेट ऑल द पॉइंट वेयर ग्राफ y इक्वल टू x2 एंड y इक्वल टू x3 इंटरसेक्ट। चलो इसके लिए हम ग्राफ ही खींच लेते हैं, क्योंकि ग्राफ खींचना आसान है। हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर की डिजिट यहाँ पे रखेंगे और एक्स क्यूब की यहाँ पे रखेंगे, ठीक। और ग्राफ हम खींचेंगे तो आप मान लीजिए कि ये आपका वाई एक्सेस है
ये आपका एक्स एक्सेस है। ग्राफ खींच लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ किसी वीडियो में, ग्राफ वाले बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो अगर आप वो क्वेश्चन देखते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम y को जीरो की बात करें तो ये जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा और वाई स्क्वायर भी जीरो, मतलब एक्स क्यूब भी जीरो होगा, चूँकि नहीं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आपको y रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ अ y एंड दैट इज़ अ x। ओके, y की वैल्यू आप अगर यहाँ पे एक ले लेते हो तो x की वैल्यू एक होगा और इसकी वैल्यू एक होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है हमारा, y इक्वल टू 2 ले लो तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। देखो यहीं से चेंज हो गया। तो हम आपको यहाँ पे एक ग्राफ पहले खींचते हैं, किसका, इसका फर्स्ट, मतलब इन तीनों का एक्स वाई और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की खींचते हैं। y की वैल्यू 0 पे ये 0 ही है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4। तो y इक्वल टू 0 पे 0 है, y इक्वल टू 1 पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, y इक्वल टू 2 पे स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो 2, और इसको मान लो 4, 5, 6, 8। तो y इक्वल टू 4 पे यहाँ पे जाएगा ये, फिर उसी तरह अगर हम 3 लेंगे तो 9 जाएगा। मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा एक्स क्यूब खींच को देखो, वो कितना जाता है। ये आपका 0 तो 0 ही रहेगा, इस पे एक ही जाएगा, बट यहीं पे अगर आप जब 3 की बात 2 की बात करोगे तो ये आपका यहाँ पे क्या है, 4 की जगह ये 8 चला जाएगा, मतलब ये यहीं पे इसको क्रॉस कर जाएगा। मतलब ये जाएगा कुछ इस तरह से। मीन्स ये जो है आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। अब देखो कहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। एक तो आपका ये 0 पे क्रॉस कर रहा है और दूसरा ये 1 पे क्रॉस कर रहा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक यहाँ पे सेम वैल्यू है, क्योंकि इसके बाद तो ये क्रॉस ही कर गया ना, ये यहाँ पे एक सेम वैल्यू है। पहला देख रहा एक्स और वाई इक्वल टू 0, दैट्स अ गुड, ये तो है ही, देखो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। फिर दूसरा दे रहा है एक्स वाई इक्वल टू 1, ये भी कर रहा, करेक्ट। एट एक्स एंड वाई इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। एक्स वाई इक्वल टू 1, ये भी सही है। परफेक्ट आंसर क्या है, ये है परफेक्ट आंसर क्या है, ये है, क्योंकि सब ऑल पॉइंट वेयर ग्राफ एक्स और इतना इंटरसेक्ट, इन दोनों पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने -1 दिया है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जैसे -1 की बात करोगे तो अगर आप यहाँ पे -1 रख दो y की वैल्यू, तो आपको अगर y की वैल्यू आप -1 रखते हो तो ये आपका +1 आएगा, पर ये आपका -1 आएगा। तो ये तो नहीं कर रहा, तो ये नहीं कर रहा, बाकी ऊपर का a b दोनों कर रहा है, और a b एक साथ आपका c में दे रखा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। मतलब 0 और 1 पे ये इंटरसेक्ट करके आगे निकल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है, ChatGPT टोल्ड मी हाउ टू राइट अ प्रोग्राम to analyze a data file. It was able to do this because, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है कि चैट जीटीपी को मान लीजिए कि एक फाइल आपने दिया, डेटा फाइल जिसमें आपका डेटा था, फिर चैट जीटीपी ने आपको बताया कि आप इसे कैसे एनालाइज कर सकते हो। तो उन्होंने कैसे बताया, चैट जीटीपी ने कैसे बताया, दैट इज अ क्वेश्चन। चलिए हम इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर मतलब ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन हमें बता देगा कि आंसर इसका करेक्ट क्या है। पहला बोल रहा, it has understood both how to interpret my question and how to write a program to solve my problem। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि चैट जीटीपी ने बोला हमें कि मतलब हाउ टू राइट अ प्रोग्राम टू एनालाइज द डेटा, करेक्ट। हाउ टू राइट अ प्रोग्राम टू एनालाइज द डेटा बताया है। हमारे क्वेश्चन को इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे कोई बात हो रही कि हमने क्या क्वेश्चन दिया था, हमने सिर्फ डेटा दिया है और डेटा देने के बाद वो हमें उसे एनालाइज करने के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए बता रहा है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन की बात करी गई है कि कैसे क्वेश्चन उनको है, मतलब
क्वेश्चन से रिलेटेड बात नहीं हुई है, तो हमें एक्स्ट्रा दिमाग कभी भी नहीं लगाना है टिफर में। हमने पहले ही आपको बोल रखा है, बहुत सारे वीडियो में मैंने बोल रखा होगा कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे इन्होंने फालतू का दिया कि हाउ टू इंटरप्रेट माई क्वेश्चन ChatGPT नो एंड हाउ टू राइट अ प्रोग्राम टू सोल्व, ये फालतू का दे रखा। अगला है समवेयर ऑन इंटरनेट देयर इज अ पोस्ट विच डज एग्जैक्टली व्हाट आई डू। मत आप सोचो, आप रिसर्च कर रहे हो, आपका डेटा है, तो वैसा ही डेटा एग्जैक्टली समवेयर होगा जहां से ChatGPT लेके आया। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप यूनिक काम करते हो। इट हैज डाइजेस्टेड इनफ ऑफ इंटरनेट टू फॉर्म अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड सीक्वेंसेस एंड हाउ दे मैप टू कोड द स्ट्रक्चर। या ये इसको थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं हम, क्या है डी वाला। इट इज इंटेलिजेंट एंड रन ऑन अ सुपर कंप्यूटर। भाई ये तुम्हारे भी कंप्यूटर पे काम कर सकता है, छोटे कंप्यूटर पे काम कर सकता है, तो ये तो आंसर है नहीं। 3 तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा। इस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन कह रहा इट इज डाइजेस्टेड, एक क्वेश्चन मतलब टर्म यूज किया गया है, इनफ ऑफ अ इंटरनेट। करेक्ट, ChatGPT आपका इंटरनेट यूज करता है इनफ अमाउंट में, जिसमें क्या करता है कि फॉर्म अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्ड सीक्वेंस एंड हाउ दे मैप टू कोड स्ट्रक्चर। ChatGPT को पता है कि वर्ड से हम कोड, मतलब पहले तो वो मतलब नेट यूज करता है वर्ड सीक्वेंस के लिए, और फिर उसको वो जानता है कैसे कोड में कैसे चेंज करना है। ये एक रीज़न है कि हमारे द्वारा दिए गए डेटा फाइल को वो प्रोग्राम लिख के हमें देता है कि हमें कैसे प्रोग्राम लिखना चाहिए, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम टू एनालाइज द डेटा फाइल। डेटा फाइल को लिखने के लिए, एनालाइज करने के लिए जो कोड है वो हमें ChatGPT क्यों देता है? क्योंकि वो इंटरनेट यूज़ करता है, और इंटरनेट यूज़ करके क्या करता है कि वो वर्ड सीक्वेंसेस को मतलब रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले उसका रिप्रेजेंटेशन बनाता है, और फिर उस रिप्रेजेंटेशन से वो उसे कोड की तरह हमें प्रोवाइड करता है। तो सी इसका भी करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन पे आपको थोड़ा ध्यान से, कूल माइंड से पढ़ने की ज़रूरत है, और आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे बिना कोई प्रॉब्लम के। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगा था ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, फार्मूला भी इसका डायरेक्ट है, तो थोड़ा समझिएगा। अ क्लॉक शोज द टाइम 2:30। ध्यान दीजिएगा, टाइम क्या है यहाँ पे, मेरे पास टाइम है 2:30, मीन्स ये है हमारा आवर वाली, और ये है मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंगल, हमें एंगल बताना है, डिग्री में बताना है। आवर और मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। अगर आप क्लॉक बनाते हो तो ये आपका क्लॉक है, ये 12, 1, 2, ये 2 है, तो ये आपका 60 है, जिसे हम 30 बोलेंगे, मीन्स ये आपका 6 हुआ। इसको समझनी है तो थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीन्स ये 6 है। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हमारा 3 होगा। 3 और 6 के बीच में डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल होता है, बट हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, हैंड और मिनट वाली की बात हो रही है, हैंड और मिनट की। चलिए हम थोड़ा हैंड और मिनट को ध्यान में रखते हैं, और हैंड मिनट से हम इसको एंगल देखते हैं कि एक बार अगर मूव करता है हैंड और मिनट की सुई तो कितना एंगल बनता है। ठीक है, अगर हम मिनट वाली की बात करें तो हर 1 घंटे में, 1 आवर में, अगर मिनट वाली सुई 1 घंटा चलती है तो वो हमारा 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ध्यान दीजिएगा, 1 आवर चलती है मिनट वाली सुई, तो वो हमें, या ये कह सकते हो कि 1 घंटा में 360 डिग्री का एंगल बनता है। 1 घंटा अगर क्रॉस होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब यहाँ से ये पूरा घूम के जाता है तो 360 का बनता है। 1 घंटे में कितना मिनट होता है हमारा, 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में हमारा 360 डिग्री का, और मिनट में हमारा कितना होगा, 360/60, मीन्स मिनट वाली सुई जो है हर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, मीन्स 6 डिग्री पर मिनट। अब इसको थोड़ा घंटे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, घंटे वाली भी कैसे करते हैं। देखो, पूरा एक जब घूमेगा ना,
पूरा 1 घंटा जो है ये यहाँ से होते हुए यहाँ जब जाएगा तब एक 360 डिग्री का बनेगा, करेक्ट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर हम आवर वाली सुई की बात करेंगे, जैसे ये तो मैंने मिनट वाली सुई की बात कर ली, अगर हम आवर वाली सुई की बात करेंगे तो आवर वाली सुई कितने मिनट पे बनाएगी? आवर वाली सुई हमारी देखो 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 12 होता है, फिर एक, तो 12 घंटे जब है, हर 1 घंटा को क्रॉस करते हुए जब जाती है, 12 घंटे को जब क्रॉस करती है तब जाके आवर वाली सुई कितना बनाती है? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर हम 1 आवर की बात करेंगे तो ये कितने का बनाएगी? 360 डिग्री बाई 12 मीन्स आवर वाली सुई कितने का बनाती है? 1 घंटे में 30 डिग्री का। ध्यान देना, आवर वाली सुई कितनी की बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और मिनट वाली 6 डिग्री का। अब आपको एक चीज जो ध्यान देना है वो क्या है कि ये जो हमारा आवर और मिनट वाली सुई है ना, वो रिलेटिव मोशन में होती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है। वो हमारा क्या है? डिपेंडेंट है। तो 1 आवर में, यहाँ पे ध्यान देना है, 1 आवर में हमारा 30 डिग्री का सुई बन रहा। तो अगर हम आपसे ये बोले कि ये जो 1 आवर में 30 डिग्री का जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, वो मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना होगा? तो 1 आवर में अगर हम 30 की बात करेंगे तो 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 60 मिनट के रिस्पेक्ट में आवर वाली सुई कितना बनाएगी? 30 डिग्री। मीन्स अगर हम इसको करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, मतलब 0.5 डिग्री पर मिनट आवर वाले सुई के रिस्पेक्ट में। 0.5 डिग्री पर मिनट की सुई बनेगी, किससे? आवर वाले सुई के रिस्पेक्ट में। देखने का, क्योंकि आप देखिएगा कि मिनट वाली सुई कंटिन्यूअसली चलती है बट आवर वाली सुई काफ़ी स्लो चलती है। तो अब अगर हम आपसे बात करें रिलेटिव स्पीड की, किसके रिलेटिव की? अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, किसके? मिनट और आवर वाली सुई की, तो रिलेटिव स्पीड आपकी होगी 6 मिनट पर, मतलब नॉर्मली ये जो मिनट वाली सुई है वो 6 चलती है, और उसी में आवर वाली कितनी चलेगी? 0.5। मीन्स अगर रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो 5.5 डिग्री का एंगल बनेगा पर मिनट। देखो ये भी पर मिनट था, ये भी पर मिनट था, हमने दोनों इसको हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने मिनट वाली सुई का निकाला, यहाँ पे मैंने पूरा आवर वाली सुई का निकाला। बट मैंने यहाँ पे देखा कि 1 मिनट में आवर वाली सुई के विथ रिस्पेक्ट में 1 मिनट में कितना होगा और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इसके मूव करने की। तो मिनट वाली सुई, मतलब मिनट वाली सुई की रिलेटिव स्पीड होगी 5.5 डिग्री पर मिनट विथ रिस्पेक्ट टू दी आवर वाली सुई। अब यहाँ पे आपको फार्मूला यूज करना है, डायरेक्ट फार्मूला कि कितना डिग्री का एंगल होगा। तो थीटा का फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू कितना, यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री एंगल इनटू आवर वाली सुई माइनस, मतलब ये जितना यहाँ पे चलेगा उसका माइनस यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका रिलेटिव स्पीड 5.5 डिग्री 5.5 डिग्री इंटू मिनट वाली सुई। ओके, तो आपका आवर कितना है यहाँ पे? 2 घंटा है, मतलब 2 बजे है। 30 इंटू 2 माइनस 5.5 इंटू मिनट कितना है? 30। ये हो जाएगा आपका 60 माइनस, इसको आप करोगे तो कितना होगा? 165। देन ये हो जाएगा आपका 501 माइनस 1 माइनस का 105, इसको आप हटाओगे तो ये हो जाएगा 105 डिग्री।
इसका करेक्ट आंसर है 105 डिग्रीज। तो ये थोड़ा कम, मतलब मुझे तो नहीं लगता कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है। द रीज़न इज दैट क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हैं, बट ऐसे क्वेश्चन को आप रट नहीं सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में आप सिर्फ एक फार्मूला ही आप याद कर सकते हो कि फार्मूला क्यों होता है, बाकी आपको फार्मूले के कंपोनेंट आपको समझ में आ गए होंगे कि थीटा किसके किसके बीच में बनना था, आवर और मिनट वाली में। तो आपको रिलेटिव स्पीड आपको पता होना चाहिए, रिलेटिव स्पीड किसके किसके की, आवर वाली और मिनट वाली, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट मूव नहीं करती है, डिपेंडेंट मूव करती है। अगर आपने कभी भी आप देखो, आप घड़ी को ध्यान से देखोगे सुई और कांटे वाली को, तो अगर हम 12 12:30 की बात करेंगे तो 12:30 में 12 पे और 6 पे सुई नहीं होती है, थोड़ा वो एक की तरफ चली जाती है, बिकॉज वो रिलेटिव मोशन में जाती है। तो आपको रिलेटिव स्पीड पता होना चाहिए, और रिलेटिव स्पीड के हिसाब से कितना मिनट बनेगा वो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप मिनट को थोड़ा नॉर्मलाइज कर सको। ओके, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे 105, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये 90 डिग्री और ये आपका 15 डिग्री, 2 से 3 के बीच में 15 डिग्री और 3 to 6 के बीच में 90 डिग्री, दोनों को जोड़ दोगे 105 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, अगर आप 2 और 3 के बीच में आपको पता हो कि अगर एक सुई 2 पे है एक सुई 3 पे है तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, उसके बाद आप इसको देख लो 3 to 60 पे कितना बनेगा। बट मैं ये कहूँगा कि आप ओरिजिनल फार्मूला से आगे बढ़ो, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी दिक्कत ना हो ऐसे क्वेश्चन आने पर। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को रिमूव कर दिया गया था, तो मुझे याद भी नहीं क्या क्वेश्चन था, पेपर में लिखा हुआ है रिमूव्ड है। 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है, डायरेक्ट मेमोरी बेस है। इसमें पूछा गया था नॉट कॉज बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कौन सा नहीं हुआ है, मतलब इसमें से एक ऐसा है जो कि, सॉरी ये मैंने हटा नहीं पाया, कोई नहीं, इसमें से एक ऐसा है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं है, मतलब वायरल या प्रोटोजोन से हो सकता है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, वायरल या प्रोटोजोन से हो सकता है। तो आपको यहाँ पे है एंथ्रेक्स, शायद मैंने ये कोई ना कोई वीडियो में इन सब के कॉजेज बता रखे हैं। एंथ्रेक्स जो होता है वो होता है आपका बैसिलस एंथ्रेक्सिस। ये ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको याद ही करना होता है। मैं ये इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि आपको, जिससे कि आपका टिफर में भी माइक्रोबायोलॉजी होता है उसमें भी आपको दिक्कत ना हो। टिटेनस होता है आपका क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी ये आपका सिंजेलस जो होता है वो होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, और सिफिलिस आपका होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि एंथ्रेक्स होती है आपके बैसिलस एंथ्रेक्सस, मतलब ये तो आपका बैक्टीरियल डिजीज है, ये आपका बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। आपको याद होगा एंथ्रेक्स ही यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर में, सबसे पहला वायु वेपन में एंथ्रेक्स यूज़ किया गया था। टिटैनस होती है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी का, ये भी एक बैक्टीरियल है। ओके, ट्रिपेनिमा पैलिडम भी एक बैक्टीरियल है। ओके, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है वायरसेला जोस्टर वायरस, तो मतलब सिंजेलास सिंजेलास जो होती है वो वायरस से होती है, बैक्टीरिया से नहीं होती है। यहीं पे आपका क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सी जो होती है वो वायरस से होती है, बैक्टीरिया से नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एज अ इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट पार्टिसिपेट इन ग्रीन हाउस गैस। अगर आपको याद होगा मैंने किसी न किसी वीडियो में ये बात बता रखा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है,
और आपका ओजोन O3 जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस में यूज़ होती है, ग्रीन हाउस गैसेस की तरह है, क्योंकि वाटर वेपर भी टेम्परेचर को बढ़ाती है। बट आपने कभी भी नाइट्रोजन का नाम नहीं सुना होगा, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आप कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में, मेरे ही वीडियो में आपने सुना होगा, कि ये मैंने बता रखा है बहुत बार। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन डबल एवरी 2 आवर। डबल का मतलब होता है कि डबल, इसका जो है जनरेशन टाइम जो है आपका यहाँ पे 2 आवर, नॉट जनरेशन टाइम, डबलिंग टाइम आपका यहाँ पे 2 आवर है। इफ द पॉपुलेशन साइज इज एन, पॉपुलेशन साइज इज एन, एन मतलब एन नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन साइज, शुरुआत की बात हो रही है, वो आपका एन है। एट दिस मोमेंट मतलब शुरुआत का, एन नॉट, व्हाट विल बी द साइज ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर 2 days। हमें बताना है कि आफ्टर 2 days मीन्स टी इक्वल एन इक्वल टू टी पे हमें पॉपुलेशन साइज बताना है, जहाँ पे टी इक्वल टू आपका 2 days है। देखो यहाँ पे आवर की बात हो रही है, तो हम इस डेज को आवर में बदल दे तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको फार्मूला मैंने कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में बता रखा होगा कि एन टी इक्वल टू एन नॉट टू की पावर टू की पावर स्मॉल एन, जहाँ पे स्मॉल एन जो है वो जनरेशन टाइम है, और जनरेशन टाइम होता है आपका एन का मतलब है यहाँ पे कि, चलो ये बताओ आपको यहाँ पे, टोटल टाइम बाई डबलिंग। तो एन आपका यहाँ पे है, टोटल टाइम आपका 2 days है। 2 days को अगर आप मिनट में बदलोगे तो एक दिन में होता है 24, तो 2 days में होगा 2 × 24 बाई डबल आपका हो रहा है यहाँ पे 2 आवर में। तो आप इस 2 से 2 को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे एन आपका हो जाएगा 24। तो एन टी इक्वल टू क्या होगा, एन टी इक्वल टू एन नॉट आपका एन है और 2, और इस एन की वैल्यू कितनी होगी 24। ये भी क्वेश्चन मुझे रिमेंबर है कि मैंने कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आपको बता रखे हैं अपने पुराने वीडियोस में। तो n इक्वल टू 2 की पावर 24, बी इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये डायरेक्ट रटने वाला था, तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। इस वाले में आपको डायरेक्ट रटना था। पूछा था कि चंद्रयान 3 जो है फर्स्ट लूनर मिशन टू प्लेस, क्या पूछा आपका, फर्स्ट लूनर मिशन टू प्लेस लैंडर कहाँ पे गया था। तो ये आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्ट रटने वाला था कि 6 किलोमीटर फ्रॉम साउथ पोल। तो आपको ये याद हो कि साउथ पोल, चूँकि इसमें बहुत ही प्रिसाइस भी दे रखा है, तो ये वाला आंसर आपका 600 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर साउथ पोल, चंद्रमा के साउथ पोल से 600 किलोमीटर की दूरी पे ये आया था। मतलब ये हमारा मिशन गया था, ये चंद्रयान 3 लैंड हुआ था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा था, क्योंकि पूछा गया था एट अ क्रिकेट मैच बिटवीन द MI और द CSK 28% ऑफ द स्पेक्टेटर्स आर यंग while द रेस्ट आर ओल्ड। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा आप लिख के करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज की बात करी है, आप इसे जो है थोड़ा 100 के विद रिस्पेक्ट से खेलो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि CSK टोटल मतलब अगर हम यहाँ पे टोटल की बात कर ले, पहले हम टोटल यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल आपका यहाँ पे 100 होगा, तो आपका हुआ है यहाँ पे 28% ऑफ द यंग। तो YOUNG, यंग आपका कितना है 28, ओल्ड आपका कितना है 65। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी 65 नहीं, आप इस 28 में से 100 को माइनस करोगे तो 100 माइनस 28 इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना होगा। इन दोनों का अगर आप 28 को माइनस करो तो 2 और 7, तो 72 आपके यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड होगा। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि पहले मैंने 2 चीज़ निकाल ली, इसको 100 के साथ खेल ले, क्योंकि 100 के साथ खेलने में ज़्यादा सही रहेगा कंपेयर टू अगर हम इसको परसेंटेज में खेलते हैं। तो यंग हमें हो गया 28 और ओल्ड हो गया 72। ये टोटल स्पेक्टेटर की बात हो रही है। अब हम इसको MI और CSK के साथ लाते हैं।
यहाँ पूछ रहा है कि सी एस के, तो पहले हम टोटल सी एस के लिख लेते हैं। पहले हम टोटल सी एस के की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा है 65% ऑफ द स्पेक्टेटर्स आर अ फैन ऑफ सी एस के। 65 आउट ऑफ 100 क्या है आपका? 65% ऑफ 100, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये भी आपका हो गया 65, ठीक है। एंड 25 ऑफ अ सी एस के फैन आर यंग, तो हम यहाँ पे यंग सी एस के फाइल की बात कर लेते हैं। यंग सी एस के, यंग सी एस के क्या है हमारा? 25। 25 किसका? टोटल का। तो 25% ऑफ 65, तो ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, इसको निकाल लेना, ये अप्रॉक्सीमेट 16 जाएगा। मतलब यंग आपका 16 है, तो आपको ओल्ड बताना है। ओल्ड सी एस के कितना होगा? ओल्ड सी एस के हो गया आपका 25, मतलब ओल्ड सी एस के कितना हो गया? 65 आपका टोटल सी एस के है, जिसमें से यंग आपका 16 है, तो 16 को आप माइनस कर लो, तो आपका हो जाएगा ये 65 में से आप 16 को माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 49 के लगभग। ओके, अब चलिए हम एम आई की तरफ करते हैं। ये तो हमने सी एस के का पूरा निकाल लिया, फिर हम एम आई की बात कर लेते हैं। अब एम आई में देखते हैं क्या है। एम आई की बात हो रही है, एम आई की, तो हमें क्या बताना है? परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमोंग दी एम आई। हमें ओल्ड पीपल बताना है, मतलब ओल्ड एम आई निकालने हैं। ओके, तो अगर हम एम आई की बात करें तो टोटल यंग कितना होगा एम आई का? हमें एम आई का बताना है, तो टोटल 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 यंग, टोटल यंग कितना है? पूरा टोटल यंग की बात करो, सिर्फ एम आई में नहीं। टोटल यंग कितना है हमारे यहाँ पे? 28% ऑफ द यंग है, मतलब टोटल यंग है हमारा 28, करेक्ट। अब यंग एम आई की बात कर लो, यंग एम आई की, यंग एम आई मतलब 28 में से यंग सी एस के माइनस कर दो, तो यंग सी एस के माइनस के, या टोटल एम आई में से, मतलब टोटल यंग में से यंग सी एस के माइनस कर दिया, तो जो बच गया हमारा ये हो गया आपका टोटल यंग एम आई, करेक्ट। तो टोटल मतलब 28 माइनस 16 इक्वल टू 12, तो टोटल एम आई हो गया आपका 12। अब टोटल फैन हमारा कितना होगा? टोटल एम आई फैन, एम आई फैन, टोटल एम आई फैन कितना होगा? ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है 65% ऑफ स्पेक्टेटर आर अ फैन ऑफ सी एस के। तो 65 हमारा किसका है? सी एस के का है। तो 100 माइनस 65, मतलब इनको अगर हम करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 9, 35 फैन जो है ना वो टोटल एम आई के फैन हैं। और इस टोटल 35 एम आई में से, इस 35 एम आई में से 12 आपका यंग है। तो ओल्ड एम आई कितना होगा? ओल्ड एम आई फैन कितने होंगे? 35 माइनस का 12 मीन्स 23। हमें क्या बताना है? परसेंटेज, तो हम परसेंटेज ओल्ड एम आई निकालते हैं। परसेंटेज ओल्ड एम आई मतलब 23 बाई टोटल ओल्ड कितने हैं? टोटल ओल्ड की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, टोटल ओल्ड की बात हो रही है। और टोटल ओल्ड कितने हैं हमारे पास एम आई में? 35 इंटू 100। चलिए आप इसको सोल्व कीजिए, तो ये आपका आएगा 65.71। अगर आप इसे राउंड अप करोगे तो 66, क्योंकि ये 7 हैं, क्योंकि आपको टुकड़ों में तो ऐसे भी इंसान नहीं मिलेंगे ना। तो ये हो गया आपका 66 मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो, जब भी आप कमेंट करोगे हम उस क्वेश्चन को 2 दिन के अंदर आपको सॉल्व करके बता देंगे। कहीं भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं होती है। देखो जहाँ भी मुझे दिक्कत होती है वहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है, लेकिन आज वाले किसी क्वेश्चन में मुझे दिक्कत नहीं था। कहीं भी मैंने अगर रुका भी हूँ तो द रीज़न इज बहुत दिन बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं चेक करने लगता है कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, और थैंक यू फॉर सपोर्ट।
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम गेट और जैम को लेके आ रहे हैं। तो आपके अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हो जो जैम की तैयारी कर रहे हैं। प्लस हो सकता है कि इस चैनल पे हम कुछ और नया करें, इंटरव्यूज़ लें, जैसे कि आपके माइंड को थोड़ा फ्रेश मिले और आप सीख सको लोगों से जो कि पास हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं। और हो सकता है कि बहुत जल्दी मैं अपना भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी आई थिंक मैं पास हो गया हूँ। और पास हो गया मतलब पीएचडी नहीं, पीएचडी के बीच में भी एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम लोग कॉम्प्रहेंसिव एग्ज़ाम बोलते हैं। तो शायद उससे रिलेटेड भी आपको कुछ ना कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा जब उसका फाइनल रिजल्ट हमें पता चल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। बाय बाय।